दोस्तों बस कुछ घंटे का इंतजार, उसके बाद ईवीएम खुलनी शुरू हो जाएंगी। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। यकीन जानिए महाराष्ट्र का कोई भी सियासतदान आज रात नहीं सोएगा, क्योंकि कल उसकी परीक्षा की घड़ी है। कल सुबह 8:30 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी तब आंकड़े आने शुरू होंगे और पता चलेगा किसकी बनेगी सरकार। लेकिन ये आप तय मान लीजिए कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने का जो जुगाड़ है वो लंबा चल सकता है। यह भी हो सकता है कि सरकार बनाने में 20 से 22 दिन का वक्त लग जाए अगर मैंडेट फ्रैक्चर्ड आता है, या फिर कहने का मतलब ये कि त्रिशंकु विधानसभा जैसे हालात बनते हैं। इसीलिए वक्त से पहले ही चेत गए हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार। दोस्तों उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों दूध के जले हैं, इसलिए छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं। दोनों ही वो भुक्तभोगी हैं जिन्होंने अपनी पार्टी अपने हाथ से अपने सामने खिसकती देखी है। एक की पार्टी उसके भतीजे तोड़कर ले गए और एक की पार्टी वो शख्स तोड़कर ले गए जिनको खुद उन्हीं की पार्टी ने बनाया है, यानी कि एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के लिए कहा जाता था कि एक वक्त में ऑटो चलाते थे एकनाथ शिंदे। बाला साहब ठाकरे के दौर से ही शिवसेना के साथ जुड़े और शिवसेना ने उनको यहां तक पहुंचा दिया कि वो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन दोस्तों एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि अगर उन्होंने दोबारा सीएम बने रहना है तो हर लिहाज से उद्धव ठाकरे का खेल खराब इस चुनाव में करना ही होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस बार डबल चेक कर रहे हैं अपने आप को और अपनी तैयारियां डबल चेक कर रहे हैं। कैसे, तफसील से मैं आपको आज तक की इस खबर के जरिए बताती हूं। आज तक की इस खबर के हिसाब से दोस्तों शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की है। सारे उम्मीदवारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जोड़ा और सबको एक तरह से तैयार रहने के लिए कहा, क्योंकि कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणा में हमने देखा दोस्तों से कम 20 सीटों से ऐसी शिकायतें आई। कहीं पर ईवीएम में जरूरत से ज्यादा चार्ज मिला। कांग्रेस पार्टी की यह शिकायत थी कि जो ईवीएम 2 दिन से बंद पड़ी है अचानक से उसमें 99% चार्ज कैसे था। कई जगह शिकायत आई कि जो पोलिंग है वो लेट कर दी गई है, पोलिंग का सही आंकड़ा नहीं आ रहा, अपडेटेड आंकड़ा नहीं आ रहा। बहुत सी शिकायतें आई, लेकिन उन शिकायतों का बाद में कुछ होता नहीं, क्योंकि जीत का सर्टिफिकेट जिसको मिल जाता है विधायक वही कहलाता है। उसके बाद आप चाहे कोर्ट पर लड़ते रहिए, चाहे आप चुनाव आयोग को लिखित शिकायत देते रहिए। इसीलिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस बार ऐसा कुछ नहीं करना चाहते और दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की है और उन्हें तैयार रहने के लिए कहा है। जितनी जानकारी मुझे मिली है दोस्तों, उसके हिसाब से तीनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों से कहा है, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, कि जब तक जीत का सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक वहां से हिले ना किसी भी हाल में। दोस्तों उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ने ही सेफ्टी मंत्र दिया है अपने उम्मीदवारों को कि वो सतर्क रहें, वोटिंग शुरू होने से पहले ही पहुंच जाएं और वोटिंग जब तक आखिर राउंड की वोटिंग नहीं होती तब तक उस जगह को छोड़े ना। और इसके बाद दोस्तों इन उम्मीदवारों को सीधा मुंबई में ठहराने की भी व्यवस्था कर दी गई है। एक होटल बुक किया गया है। या मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2 तरह की जानकारियां आ रही हैं। तो जानकारी आ रही है वो ये है कि वो लोग, वो उम्मीदवार या फिर वो लोग जो जीतेंगे, जो मुंबई के आसपास रहते हैं, उनको तो मुंबई के होटल में रखा जाएगा। इसके अलावा वो लोग जो मुंबई से दूर रहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, तो बहुत से लोगों की रुकने की और उनको ठहराने की व्यवस्था तेलंगाना में भी की गई है और बहुत से लोगों को ठहराने की व्यवस्था कर्नाटक में भी की गई है। संयोग से दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और संयोग से दोनों ही राज्य महाराष्ट्र से करीब है, तो ये भी व्यवस्था की गई है। कहीं ऐसा ना हो कि मुंबई से कोई बहुत दूर विधायक है और वो जीत का सर्टिफिकेट लेने आने के बाद भी मुंबई तक पहुंचे ही ना, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, खोखा इतनी बड़ी चीज है महाराष्ट्र के चुनाव में आज के दौर में कि किसको किसके पास फोन आ रहा है और उस फोन में किसको क्या लालच दिया जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि मुंबई आने के रास्ते वो कहीं और ही चला जाए। तो जाहिर सी बात है ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार नजर बनाए हुए हैं। इसीलिए 3 जगह जो इंडिया गठबंधन के विधायक हैं, अगर वो जीत जाते हैं, तो अगर वो विधायक बन जाते हैं, उनको 3 जगह ठहराने की व्यवस्था है। कुछ विधायकों को मुंबई में ठहराया जाएगा, कुछ विधायकों को कर्नाटक में ठहराया जाएगा और कुछ विधायकों को तेलंगाना में ठहराया जाएगा। दोस्तों यही नहीं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने जो जीत का मंत्र दिया, सेफ्टी मंत्र दिया अपने अपने उम्मीदवारों को, उसमें यह भी बताया कि किसी भी हाल में आप एनडीए के बहकावे में मत आइएगा, एनडीए से बात मत कीजिएगा, आप हमारे विधायक हैं, आप हमारे ही संपर्क में रहिएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये सब करना बनता है। मतलब दोनों ही नेताओं के बिल्कुल पैरों तले जमीन खिसकाई गई है, उन्हीं की पार्टी के बड़े नेताओं ने। तो जब अपनी पार्टी एक बार अपने सामने कोई आदमी टूटते देख लेता है और उसके बाद बिल्कुल नए सिंबल के साथ नई पार्टी खड़ी करता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी भी हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, उद्धव ठाकरे के लिए भी ये जो पूरे का पूरा चुनाव है वो अस्तित्व का चुनाव है। शरद पवार के लिए भी उनका
राजनीतिक अस्तित्व आज तक का इतना लंबा वो अधर में लटक जाएगा अगर उनकी पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो। और एकनाथ शिंदे के लिए तो खैर सर्वाइवल का सवाल है। अगर एकनाथ शिंदे इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, उनके ज़्यादा विधायक जीत कर नहीं आते हैं, तो एकनाथ शिंदे एक ऐसी पावर बन के रह जाएंगी महाराष्ट्र में जो राज ठाकरे के जैसी होंगी, जिनको मीडिया फुटेज मिलेगी, हेडलाइन मिलेगी, लेकिन विधायक नहीं मिलेंगे। इसीलिए एकनाथ शिंदे जो एक बार पार्टी तोड़ चुके हैं, उनसे और ज़्यादा अलर्ट है उद्धव ठाकरे, और अजित पवार जो एक बार पार्टी तोड़ चुके हैं, उनसे भी और ज़्यादा अलर्ट है शरद पवार। यहाँ एक बात और बता दूं दोस्तों, शरद पवार एक ऐसे शख्स हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं। अगर आज शरद पवार अमित शाह को फ़ोन करें तो अमित शाह उनसे भी बात करेंगे। और खुद अजित पवार बता चुके हैं कि जो मीटिंग थी जिसमें अजित पवार मौजूद थे, अडानी मौजूद थे और देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे और इसके अलावा अमित शाह मौजूद थे, उसमें शरद पवार भी मौजूद थे। तो शरद पवार के अडानी से कितने घनिष्ठ संबंध हैं, शरद पवार बीजेपी वालों से बातचीत करते रहते हैं, मोदी जी भी शरद पवार की तारीफ कर चुके हैं। तो शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जो किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी को भी फोन कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि शरद पवार जैसे नेताओं को इंडिया गठबंधन आगे करे उन उम्मीदवारों को या फिर उन बागियों को मनाने के लिए जो नतीजों के बाद हो सकता है कि गेम चेंजर बन जाएं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी होनी हैं, बहुत सी कहानियां हैं जो अभी खुलनी हैं। हाँ, ये बात आप मान के चलिए कि क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएंगे उसके बाद एक ही दिन का और वक्त बचा है, उसके बाद तक अगर विधानसभा नहीं बनी महाराष्ट्र में तो फिर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो ये पॉसिबल है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन ही लग जाए और उसके बाद ये बार्गेनिंग चलती रहे। बार्गेनिंग तभी नहीं हो सकती बस जब बिल्कुल क्लियर मैंडेट आ जाए, जैसे दोनों में से किसी एक गठबंधन को 160 170 के आसपास सीटें मिल जाएं तो फिर बार्गेनिंग नहीं हो सकती। यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊं दोस्तों, इंडिया गठबंधन की न केवल ये कोशिश है कि किसी भी हाल में उनकी विधायक ना टूटे, बल्कि ये भी कोशिश है कि किसी भी हाल में एनडीए की सरकार ना बने। क्योंकि देखिए, अगर 20-22 सीटों की कमी हुई तो फिर एनडीए को भी 20-22 सीटें ही चाहिए सरकार बनाने के लिए, और इंडिया गठबंधन को भी 20-22 सीटें ही चाहिए। तो इंडिया गठबंधन की कोशिश होगी तो हमारी सरकार अगर नहीं बन रही तो उनकी भी ना बने, उसमें चाहे महीने भर का भी वक्त लग जाए। और ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र में महीने भर तक का वक्त नहीं लगाए। पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कितना ड्रामा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने आधी रात को शपथ ले ली, उनके साथ अजित पवार ने शपथ ले ली, फिर अजित पवार को वापस आना पड़ा चाचा के पास। चाचा ने उद्धव ठाकरे को सीएम बना दिया, उद्धव ठाकरे ने परेड करवा दी अपने विधायकों की। वहां कांग्रेस के विधायक भी थे, वहां शरद पवार के भी विधायक थे। उसके बाद उद्धव ठाकरे सीएम बन गए, फिर वो सरकार गिर गई। इससे पहले की जो सरकार थी महाराष्ट्र में, जिसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और शिवसेना का गठबंधन था बीजेपी का, वो भी काफी लंबी बार्गेनिंग के बाद सरकार बनी थी। उस वक्त उद्धव ठाकरे एनडीए का हिस्सा थे और एनडीए चुनाव जीत गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे बहुत बार्गेनिंग कर रहे थे मलाईदार मंत्रालयों के लिए। तो तब भी सरकार बनाने में, सरकार फॉर्मेशन में, कैबिनेट के बंटवारे में काफी टाइम लग गया था दोस्तों। तब भी महाराष्ट्र में टाइम लगा था सरकार बनने में। तब तो क्लियर मैंडेट आया था एक गठबंधन को, और अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि किस गठबंधन को कितनी सीटें आ सकती हैं। इसीलिए दोनों शरद पवार, उद्धव ठाकरे हर लिहाज से अलर्ट हैं। कांग्रेस पार्टी कितनी अलर्ट है ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसको ये जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि दोस्तों बाला साहब थोराट अभी एक मीटिंग में थे और एक कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है हयात होटल में, उसके बाद सभी मातोश्री गए थे। आप चाहें तो विस्तार से उस मीटिंग के बारे में मेरी इस वीडियो में जान सकते हैं। तो कुल जमा बात यह है दोस्तों कि अब आने वाले कुछ घंटे महाराष्ट्र में बहुत ही संगीन है, बहुत सीरियस है। खुला खेल फर्रुखाबादी देखेंगे आप। अगर क्लियर मैंडेट नहीं आया तो कौन विधायक किसके संपर्क में है और कौन विधायक किसके रिजॉर्ट में बैठा हुआ है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि लंबी बाड़ेबंदी के बाद, लंबी बार्गेनिंग के बाद ही सरकार बने। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, क्लियर मैंडेट आए चाहे जिसका भी आना है, क्योंकि ये जो खरीद फरोख्त होती है विधायकों की, ये लोकतंत्र में अच्छी नहीं लगती दोस्तों। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स तो वाकई में विचारधारा और मूल्यों से परे जा चुकी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।